गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 और इसमें भी अध्ययन करेंगे मुक्त दोलन। जब कोई वस्तु इस प्रकार दोलन या कंपन करे कि उसके दोलनों या कंपनों के आयाम सदैव समय के साथ स्थिर हैं तो ऐसे कंपन या दोलन को मुक्त कंपन या दोलन कहते हैं। जब भी कोई वस्तु इस प्रकार कंपन या दोलन करती है कि उसके कंपनों या दोलनों के आयाम सदैव समय के साथ स्थिर रहते हैं तो ऐसे कंपन या दोलन को मुक्त कंपन या दोलन कहते हैं या फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा था कि जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में उसी गति को दोहराई जाती है। यदि ये समय t है और ये इसका आयाम a है और इस दिशा में -a है और ये जो आपका है विस्थापन को दिखा रहा है, तो हमने देखा था कि जो पिंड गति करता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपने आयाम पर वो अधिकतम हो जाता है और फिर अपनी माध्य स्थिति में आ जाता है। यह कहलाता है उसका एक चक्र, और एक चक्र में तय समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्र में तय की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये चाहे तो कण यूं भी हो सकता है आगे। अब ये वाला जो है इसका ये अधिकतम आयाम है, इधर भी ये अधिकतम आयाम है। तो देखो परिभाषा यही है, जब कोई वस्तु इस प्रकार दोलन या कंपन करे कि उसके दोलनों या कंपनों के आयाम सदैव समय के सापेक्ष स्थिर रहते हैं। देखो ये हमेशा यहाँ स्थिर है, यहाँ स्थिर है, तो इस प्रकार जो दोलन होता है वो मुक्त दोलन होता है। वैसे आदर्श रूप में मुक्त दोलन संभव नहीं है। ये कब संभव है? जब आप जिस वस्तु को दोलन करवा रहे हैं वो निर्वात में हो या वायु। मुक्त दोलन या कंपन तभी संभव है जब वायु के प्रतिरोधकों को नगण्य माना जाए। ये ऐसी कंडीशन है। मुक्त दोलन या कंपन तभी संभव है जब वायु के प्रतिरोधकों को नगण्य माना जाए, अदरवाइज मुक्त दोलन संभव नहीं है। उदाहरण, किसी सवृत्त द्विभुज को, सवृत्त द्विभुज का मतलब है टर्निंग फॉर्क। किसी सवृत्त द्विभुज को रबर पेड़ से मारने पर
मारने पर उसकी भुजाएं स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती हैं। अब देखो, उसकी भुजाएं उसका दोलन उसकी भुजाओं की मोटाई पर निर्भर करता है। किसी सवित्र द्विभुज को रबर पेड़ से मारने पर उसकी भुजाएं स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन या दोलन करती है। उसका दोलन उसकी भुजाओं की मोटाई पर निर्भर करता है। अब देखो, ये जो आपका है टर्निंग फॉर्क है, जिसकी आकृति इस प्रकार से होती है। अब जैसे मान लो कि ये वाला टर्निंग फोर्क है, इसको मैं इधर हाथ से पकड़ूंगा और इसे ऐसे रबर पेड़ मारूंगा, तो जो इसकी ये भुजाएं हैं ये कंपन करती हैं, अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती हैं। और इनका जो कंपन है या दोलन है, इनकी मोटाई पर निर्भर करता है। इनकी मोटाई पर निर्भर करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। निर्वात में सवृत्र द्विभुज और सरल लोलक का दोलन। जैसे मान लो कि ये आपका एक सवृत्र द्विभुज है और हम मानते हैं कि ये आपका एक सरल लोलक है, जो इधर से गति करेगा तो इसकी स्थिति इधर आ जाएगी, इधर गति करेगा तो इसकी स्थिति यहाँ आ जाएगी। अब हम ये देख लेते हैं कि जो ये सवृत्र द्विभुज है और जो सरल लोलक है, ये माना कि जो S है वो m द्रव्यमान की वस्तु की कठोरता है। या S क्या प्रदर्शित कर रहा है? m द्रव्यमान की वस्तु की कठोरता। यदि सवृत्र द्विभुज है तो सवृत्र द्विभुज की कठोरता हो जाएगी, और यदि सरल लोलक है तो सरल लोलक की कठोरता हो जाएगी। अब हमने ये देख लिया है कि जो m द्रव्यमान है वो सवृत्र द्विभुज का द्रव्यमान है या सरल लोलक का द्रव्यमान है, और S उसकी कठोरता है। हम जानते हैं कि आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल T बराबर 2 पाई √m/s। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। s क्या है? m द्रव्यमान की वस्तु की कठोरता। m द्रव्यमान वस्तु की कठोरता। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि कठोरता कम रहेगी तो आवर्तकाल अधिक होगा। कठोरता कम रहेगी तो आवर्तकाल अधिक होगा, कठोरता अधिक होगी तो आवर्तकाल कम होगा। अब हम निकालते हैं स्वाभाविक आवृत्ति। स्वाभाविक आवृत्ति, और ये आपकी होती है n बराबर जाएगी 1/t। तो बराबर t 1/2 पाई
√m/s, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 √s/m। स्वाभाविक कोणीय आकृति, स्वाभाविक कोणीय आवृत्ति, वो हम जानते हैं 2π/t होता है और 1/t n होता है, तो 2πn, ये मान यहाँ से रख देते हैं। तो 2π × 1/2π √s/m, तो डेट सिंप्लाइज √s/m। डैम्प्ड ऑसिलेशन, यदि दोलन करते पिंड का आयाम समय के साथ घटता है तो उसे हम कहते हैं अवमंदित दोलन। यदि दोलन करते किसी पिंड या वस्तु का आयाम समय के साथ घटता जाए तो उस दोलन को अवमंदित दोलन या डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। यदि दोलन करते किसी पिंड या वस्तु का आयाम समय के साथ घटता जाए तो उस दोलन को अवमंदित दोलन कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि जब कोई पिंड मुक्त दोलन करता है तो उसको जब कोई पिंड मुक्त दोलन करता है तो निश्चित समय अंतराल में उसका आयाम निश्चित रहते हैं, परंतु यहाँ क्या है, दोलन का आयाम घटता जाता है। जैसे मान लो कि यह आपका विस्थापन है इधर और यह समय है, तो मान लो कि पहले दोलन का आयाम इतना था, ये वाला था, समय कम हुआ तो ये दोलन का आयाम क्या हो जाएगा, घट जाता है। फिर कम हुआ तो और घट जाता है, फिर कम हुआ और घट जाता है, फिर कम हुआ और घट जाता है। इस प्रकार ये क्या होता है, घटता रहता है। यदि मैं इसके घटाव का वक्र खींचूं तो ये कुछ इस प्रकार आएगा, ऐसे इधर भी ये इस प्रकार आएगा। पहला आयाम इतना था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ और फिर कम हुआ, ऐसे कम होता रहता है ये। तो ये क्या है, पिंड या वस्तु का आयाम समय के साथ घटता जाए तो उस दोलन को अवमंदित दोलन कहते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक दोलन हुआ, फिर आयाम कम हो गया, फिर आयाम कम हो गया। देखो ये पूरा एक दोलन हो गया, ये वाला एक दोलन है, फिर ये एक वाला दोलन है, फिर ये एक वाला दोलन है, फिर ये आपका एक दोलन है। तो देखो प्रत्येक दोलन में आयाम घट रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हम अवमंदित दोलन। जब जिस दोलन में आयाम कम होता है उसी दोलन को हम क्या कहते हैं, अवमंदित दोलन कहते हैं, और उसका समय t और विस्थापन में ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है।
उदाहरण देखो, सरल लोलक के गोलक का वायु या माध्यम में दोलन अवमंदित दोलन होता है। दूसरा उदाहरण, स्प्रिंग से लटके बाहर का वायु या माध्यम में दोलन अवमंदित दोलन होता है। अब हम इसको समझेंगे कि ये अवमंदित दोलन में मान कितना आएगा। हमने ये भी मान लिया कि जो अपनी स्प्रिंग है वो आपकी स्प्रिंग किसी दृढ़ आधार से बिना वजन के यूं रखी हुई है। अब यदि मैं इस स्प्रिंग पर मैं m द्रव्यमान का पिंड लगाऊंगा तो इस स्प्रिंग में विस्थापन आएगा। इस स्प्रिंग क्या आएगा? विस्थापन आएगा। देखो पहले इसकी माध्य स्थिति ये वाली थी, m द्रव्यमान का पिंड लटकाने पर इसकी माध्य स्थिति इस प्रकार आ जाएगी, या पहले की स्थिति में और m द्रव्यमान का पिंड लगाने पर मान लिया कि विस्थापन y आया है। और हम ये जानते हैं कि विस्थापन की विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल F कार्य करता है। रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, इसलिए इसको यहाँ ले लेते हैं FR, रेस्टोरिंग फोर्स। तो परिभाषा से क्या हो जाएगा? प्रत्यानयन बल की परिभाषा से, जो कि हमने पिछली क्लासों में अध्ययन किया है। रेस्टोरिंग फोर्स बराबर माइनस KY। अब देखो एक इसमें जो लग रहा है वो लग रहा है अवमंदित फोर्स, अवमंदित बल FD, अवमंदित बल FD बराबर। अब देखो अवमंदित बल का मतलब क्या है? जैसे मान लो यह हमारा पहला आवर्त था, इस आवर्त के लिए इसका कोई वेग होगा। अब दूसरा आवर्त है, इस वेग में कमी आई है, यानी कि एक दोलन के एक अवमंदन के बाद में जो दूसरा दोलन का अवमंदन है उसके वेग में कमी आ रही है। यानी कि अवमंदन बल और वेग, अवमंदन बल और वेग एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो यह मैं लिख सकता हूं अवमंदन बल समानुपाती वेग। माइनस इन ये दिखा रहा है कि एक दोलन के बाद या एक अवमंदन बल के बाद में दूसरे अवमंदन के लिए बल कम हो रहा है। और इसको मैं लिख सकता हूं FD इजिकल टू माइनस BV, जहां V अवमंदन नियतांक है, जहां B अवमंदन नियतांक है। अब हम यह देख रहे हैं कि अवमंदन दोलन में दो बल कार्य कर रहे हैं, एक प्रत्यानयन बल कार्य और एक अवमंदित बल कार्य कर रहा है। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स
F बराबर एफ आर प्लस एफ डी। एफ आर का मान है -ky, एफ डी का मान है bv, और न्यूटन की गति के द्वितीय नियम हम क्या जानते हैं, F बराबर ma, क्योंकि F बराबर ma न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से। इससे मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। ये इधर से इधर आएगा, प्लस में जाएगा, प्लस बी वी बराबर 0। अब देखो ए क्या है, त्वरण है, इसको मैं लिख सकता हूं d2y अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस बी इसको मैं लिखता हूं dy अपॉन डी टी प्लस के वाई बराबर 0। देखो ए को मैं लिखता हूं डी ए इजिकल टू डी वी अपॉन डी टी, ए इजिकल टू डी वी अपॉन डी टी, और v इजिकल होता है डी वाई अपॉन डी टी। ये v का मान यहाँ रखूंगा तो डी वी अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी, तो ये y का 2 बार अवकलन हो रहा है, तो ये जाएगा d2y अपॉन डी टी स्क्वायर। आप चाहें तो, मैंने स्प्रिंग को ऊर्ध्वाधर लिया है इसलिए y कम लिया है, यदि क्षैतिज होती तो मैं क्या लेता यहाँ पर, v की जगह x ले लेता। देखो यह है समीकरण 3, यह है दोलन का अवकलन या डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन निम्न है। तो y में यह हो गया समीकरण नंबर 4 और यह हो गया समीकरण नंबर 5। देखो समीकरण 5 है, ये जो e की पावर समथिंग होते हैं या a की पावर समथिंग होते हैं या 2 की पावर समथिंग होते हैं, इन्हें बोलते हैं चरघातांकी फलन। अब ये जो चरघातांकी फलन है, समीकरण 5 में आयाम समय के साथ चरघातांकी रूप में घटता है। समीकरण 5 में आयाम समय के साथ चरघातांकी रूप में घटता है। कोणीय आवृत्ति अर्थात डब्लू डेक्स, तो कोणीय आवृत्ति डब्लू डेक्स बराबर हो जाएगा √ -b² अपॉन 4m²। इक्वेशन नंबर 6। कुल यांत्रिक ऊर्जा E बराबर 1/2 m ω0² a²। ये अब a इजिकल टू a0 e की पावर -bt अपॉन 2m रखने पर, तो E बराबर 1/2 m ω0 ऐसे कैसे आएगा, a का स्क्वायर मतलब है a0 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर -bt अपॉन m। और इस चीज को मैं क्या कह सकता हूं, देखो ये पूरी चीज क्या है e, और यहाँ 0 होने से आयाम प्रारंभिक आयाम 0 है, तो ये क्या हो जाएगी प्रारंभिक कुल आंतरिक ऊर्जा, E0 क्या जाएगी प्रारंभिक कुल आंतरिक ऊर्जा, जहां
E0 बराबर 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर A0 स्क्वायर प्रारंभिक कुल यांत्रिक ऊर्जा है। देखो मैं इसको मिटाई इसलिए ले रहा हूं कि अभी मेरे ये काम में आएगा। और काम में कैसे आएगा? यहां पर जो प्रथम दोलन है उसमें अवमंदन बल लगता है और गति होती है। उस गति के कारण आंतरिक ऊर्जा होती है। अब वो आंतरिक ऊर्जा यहाँ पर जितनी थी उतनी यहाँ पे नहीं रह पाती है, इससे कुछ कम हो जाती है। फिर जितनी यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर थी उससे भी कम यहाँ हो जाती है, जितनी यहाँ पर थी उससे भी कम यहाँ हो जाती है। अर्थात प्रत्येक दोलन में यांत्रिक ऊर्जा का मान कम हो रहा है। अर्थात एक दोलन के बाद दूसरे दोलन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित की जा रही है। आंतरिक ऊर्जा क्या किया जा रहा है? अवशोषित की जा रही है। और एक स्थिति ऐसी आती है ये कम होते होते बहुत कम हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हम यदि प्रथम दोलन के बाद में जितनी यांत्रिक ऊर्जा कम हो रही है यदि उतनी ही यांत्रिक ऊर्जा इसे और दे दें तो इसकी जो निश्चित आयाम है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। यहाँ पर जितनी कमी हो रही है उतनी यांत्रिक ऊर्जा और दे दें तो इसका आयाम वो का वो बना रहेगा। तो जब किसी अवमंदित दोलन में आयाम कम होता है और उसे उतनी ऊर्जा देने पर यदि आयाम पहले जितना हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पोषित दोलन। पोषित दोलन। अब मैंने बताया था कि एक दोलन के बाद में दूसरे दोलन में आयाम कम हो जाता है और वो आयाम कम होता है अवमंदित बलों के कारण। देखो यही बात हम लिखी है। और फिर ये कम हो जाता है, फिर ये कम हो जाता है, यानी कि शून्य नहीं होता है परंतु शून्य के नजदीक पहुंच जाता है। अवमंदित बलों के अंतर्गत कंपित वस्तु की ऊर्जा में प्रत्येक दोलन के बाद कमी होती है। देखो यहाँ ऊर्जा कुछ थी और यहाँ ऊर्जा कुछ हो जाती है, फिर यहाँ पर ऊर्जा कुछ हो जाती है। तो प्रत्येक दोलन में ऊर्जा में कमी आती है। यह ऊर्जा अवमंदित बलों के विरुद्ध कार्य करने में खर्च होती है। जो ये ऊर्जा है जो इसमें अवमंदित बल लग रहे हैं यानी आयाम को जो कम कर रहे हैं उस कम में खर्च हो जाती है। यदि किसी बाह्य तंत्र द्वारा वस्तु को इतनी ऊर्जा दी जाए ताकि वस्तु के दोलनों का आयाम नियत रहे, स्थिर रहे, तो इस प्रकार के दोलन को हम कहते हैं पोषित दोलन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब किसी वस्तु को माध्य स्थिति से विस्थापित करते हैं, या मैं यूं कहता हूं जब कोई कण या पिंड दोलन करता है, जब किसी वस्तु को माध्य स्थिति विस्थापित करते हैं तो वह स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती है। यदि बाह्य आवर्त बल लगाने से वस्तु शीघ्र बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति से दोलने करती हैं। देखो इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको और जो आप सभी लोग जानते हैं।
जब हम किसी दृढ़ आधार से झूला झूलते हैं, जैसे मान लो कि हमारा झूला है और ये झूलने के बाद में ये थोड़ा यूं चला जाता है ऊपर और ये यूं आगे पीछे चलता रहता है। अब जैसे आगे पीछे चलता है तो हम क्या कई बार उसमें अपना जोर लगाकर धक्का देते हैं, तो जो झूला है, जो पहली जिस आवृत्ति से या जिस स्वभाव से झूल रहा था, तो बाह्य बल लगाते ही उसके झूलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यदि पहले मान लो कि वो 2 सेकंड में जाके वापस आ रहा था, तो अब धक्का मारने से वो आधी सेकंड में जाके वापस आ जाएगा। अर्थात हमने उस पर क्या लगाया, बाह्य आवर्त बल लगाया। ये जो बाह्य आवर्त बल है, और वो जो होता है बाह्य आवर्त बल, बाह्य आवर्त बल F बराबर F0 कोस ओमेगा dt। जब भी हम झूले पर धक्का देते हैं फिर वो आगे बढ़ता है, धक्का देते हैं फिर आगे बढ़ता है, ऐसे हमने देखा हुआ है और यही मैंने लिखा है। अतः जब पिंड या वस्तु स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन न करके बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति से दोलन करती है तो उन दोलनों को प्रणोदित दोलन या अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। जब कोई झूले पे झूलने वाला व्यक्ति अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से झूल रहा है और कोई आकर उस पर बाह्य बल लगाता है, तो बाह्य बल लगने से पहले वाला जो दोलन था वो बाह्य बल लगाने वाले दोलनों पर के प्रभाव में आ जाता है, और जो स्वाभाविक दोलन बाह्य बल के दोलनों के प्रभाव में आ जाता है उन्हें हम कहते हैं प्रणोदित दोलन। तो यहां हम लिखेंगे अवमंदित बलों पर आरोपित बाह्य आवर्त बल समीकरण 1 के अनुसार होता है। अवमंदित दोलनों में, ऐसे दोलनों में या प्रणोदित दोलन में, यह मैं लैंग्वेज से लेता हूं, प्रणोदित दोलन में प्रणोदित दोलन में निम्न बल कार्य करते हैं। जैसा कि हमने पहले अवमंदित दोलन पढ़ा था कि प्रत्यानयन बल और अवमंद बल वो तो यह कार्य करेंगे। तो पहला तो कार्य करेगा प्रत्यानयन बल, जिसे हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स बराबर -KY। दूसरा है अवमंदन बल, डैम्प्ड फोर्स -BV। ये आपने देखा है
और जो चौथा जो हमने बल लगाया है वो कौन सा लगाया है? बाह्य आवर्त बल। क्या लगाया है? बाह्य आवर्त बल। इसको मैं लिखता हूँ FE, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। F0 cos ओमेगा डी टी। रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, बराबर जाएगा, पहला है प्रत्यानयन बल FR, अवमंदन बल FD और बाह्य आवर्त बल FE। और ये F बराबर हो जाएगा, FR क्या है? -KY माइनस BV और प्लस F0 कोस ओमेगा डी टी। ये हमारा आ गया। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम क्या जानते हैं? F बराबर ma। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma। तो -KY माइनस BV प्लस F0 कोस ओमेगा डी टी। एक को मैं पिछली जो वीडियो में हमने लिखा था उसमें एक को मैं लिख सकता हूँ m/2y अपॉन dt स्क्वायर, और v को लिख सकता हूँ dy अपॉन dt, इधर आके प्लस में b dy अपॉन dt, और ये -KY इधर आके प्लस KY बराबर हो जाएगा F0 कोस ओमेगा dt। इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर में 1 मान लूँ तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। समीकरण 2 दोलक का अवकलन समीकरण है जिसका व्यापक हल निम्न है। देखो, ये आप क्लास 12th में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो इस प्रकार की अवकल समीकरणों का व्यापक हल हम निकालते हैं, और इस अवकल समीकरण 12th में भी नहीं है, और ये तो हम BSc में जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ निकालेंगे, परंतु यहाँ पर हम डायरेक्ट देखेंगे y इजिकल टू a cos ओमेगा डी टी प्लस फाई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, जहाँ a इजिकल टू, जहाँ a क्या है? आयाम a इजिकल टू जाएगा F0 अपॉन अंडर रूड m स्क्वायर W स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा डी का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर B स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। रिजोनेंस, देखो जो अनुनाद है वो प्रणोदित दोलन की एक विशिष्ट स्थिति है, और वो विशिष्ट स्थिति क्या है कि हमने यह देखा, जब कोई वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती है, जब कोई वस्तु स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा से दोलन करती है, फिर बाह्य आवर्त बल आरोपित करने पर बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति
ओमेगा डी। जब कोई वस्तु स्वाभाविक आवर्ती से दोलन करती है फिर बाह्य आवर्त बल आरोपित करने पर वह बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति से दोलन करती है, दोलन करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रणोदित दोलन, जिसे हम कहते हैं, जिसे प्रणोदित दोलन कहते हैं। प्रणोदित दोलन या फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये बात अपने पहले भी पढ़ी है और मैंने बाद में लिख दिया। अब इस प्रणोदित दोलन की अवस्था में यदि स्वाभाविक आवर्ती और बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति बराबर हो जाए, यदि स्वाभाविक आवर्ती W बराबर WD हो जाए, इस W बराबर WD पर जो दोलन का आयाम होगा समीकरण 4 से, समीकरण 4 से A मैक्सिमम बराबर F0 अंडर रूट। अब देखो W बराबर W, ये जीरो जाएगा, ये प्रोजेक्ट क्या बचेगा? WD और B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका F0 अपॉन WDB। A मैक्सिमम, आयाम मैक्सिमम हो जाता है, परंतु ये अवमंदित बलों के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए आयाम अनंत नहीं होता है। W बराबर WD होता है तो यह घटना अनुनाद कहलाती है। जब किसी पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति उसे बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति के बराबर होती है तो इस घटना को हम कहते हैं अनुनाद। और अनुनाद की स्थिति में इस स्थिति में प्रणोदित दोलनों का आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो आयाम है उसमें और WD में ग्राफ खींचते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि जब ओमेगा बराबर ओमेगा डी है तो उसका क्या होता है? आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है, और वो बढ़ा हुआ अत्यधिक आयाम हम ये मान लेते हैं इस स्थिति में है। अब हमने ये भी जाना है कि अवमंद बलों के अंतर्गत ये शून्य नहीं होता है, मान लेते हैं कि स्थिति यहाँ पर है तो पहली स्थिति आपकी यूं आएगी, यूं, परंतु शून्य नहीं होगा। ये वाली जो स्थिति है इसका मतलब शून्य अवमंदन, यानी लगभग शून्य भी नहीं है। हम चाहें तो थोड़ा इसको यूं दिखा सकते हैं, यूं वाला। और फिर जो दूसरी स्थिति आएगी वो इससे कम आएगी, यूं, इसे कहेंगे न्यून अवमंदन। फिर वो आपकी ऐसी आएगी, फिर वो ऐसी आएगी, इसे हम कहेंगे अधिकतम अवमंदन। इसका मतलब ये अनुनाद के संगत आवृत्ति को
आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। या ग्राफ में अनुनाद की तीक्ष्णता, उपयुक्त ग्राफ में अनुनाद की तीक्ष्णता किस पर निर्भर कर रही है? अवमंदन पर निर्भर कर रही है। ग्राफ में अनुनाद की तीक्ष्णता अवमंदन पर निर्भर करती है। इसका जो महत्वपूर्ण रोल क्या है या इसका जो उपयोग है उसके बारे में हम देख रहे हैं। जैसे मान लो कि ये कोई आपका रोड है, ये क्या है? रोड है, और इधर भी ये आपका रोड है, ये भी रोड है और वो भी रोड है, दोनों तरफ। इन दोनों तरफ रोड के पास में ये एक पुल बना हुआ है। इधर से जब कोई बस आती है या रेल आती है, इस बस या रेल के आने के कारण इस पुल में कंपन होता है। इस पुल में क्या होता है? कंपन होता है। जब कोई रेल या बस आती है तो इस पुल में क्या होता है? कंपन होता है। यदि वो कंपन इस पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है, जैसे मान लिया कि पहले इसकी कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा थी, इस बस या रेल के आने पर इसकी कंपन बढ़ेगी। भाई जैसे रेल गुजरेगी तो इसमें वाइब्रेशन आएगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा। यदि वो वाइब्रेशन मान लो कि ओमेगा डी इस ओमेगा के बराबर हो जाता है तो बस या रेल जो इस पुल से गुजरेगी उसी वक्त ये पुल टूट जाएगा। तो कई बार आपने देखा होगा जब बस या रेल किसी पुल से गुजरती है तो वो क्यों टूट जाते हैं? उसका मतलब यही है कि बस या रेल के गुजरने से पुल में जो कंपन हुआ है, और हमने जानते हैं कि कंपन वो क्या होगा? सर्वाधिक होगा, और वो सर्वाधिक कंपन जब उसके स्वाभाविक कंपन के बराबर हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है? आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है या आयाम अधिकतम हो जाता है, जिससे बस या रेल आते ही पुल टूट जाता है। यदि आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखा होगा या सुना होगा कि जब सिपाही यहाँ से कदम ताल करते हुए किसी पुल से गुजरते हैं, तो जैसे ही वो कदम ताल करते हुए पुल से गुजरते हैं तो जो समझदार उनका जो सेनापति था वो कहता है कि पुल पर गति नहीं करनी है, पुल के पहले ही कदम ताल करना है, जैसे पुल आएगा उस पर कदम ताल नहीं करना है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में यही हुआ था कि जब कुछ पुलिस वाले या फोर्स के जवान पुलिया पर कदम ताल कर रहे थे तो वो पुल टूट गया था। बाद में इसका ये रीज़न निकाला गया क्यों टूट गया था, तो इसका रीज़न ये निकल के आया था कि उसमें जो स्वाभाविक कंपन था वो उसके बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति के समान हो गया था, इसलिए वो पुल टूट गया था।